आधी दिल्ली से भी छोटा सिंगापुर कभी झुग्गी झोपड़ियों का देश हुआ करता था। 2023 में यहाँ हर 6 घरों से 1 करोड़पति है। दोस्तों, कैसे हुआ ये सब? कभी झुग्गी झोपड़ी वाला सिंगापुर इतना अमीर देश कैसे बन गया? आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर के एक झुग्गी झोपड़ी वाले देश से इतने अमीर देश बनने के पीछे की कहानी को। दोस्तों, इस तस्वीर में 2 देश हैं। एक गरीबी से पस्त झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर लोग जिनके लिए जरूरत भी नियामत के बराबर है। दूसरा चमचमाती इमारतों वाला, रात में भी ऐसी चमक कि सूरज शर्मा जाए। अमीरी का वो हाल कि हर 6 परिवारों में से 1 परिवार करोड़पति है। दोस्तों, ये तस्वीर एक ही देश की है, बस अंतर है तो सिर्फ 35 सालों का। देश का नाम है सिंगापुर। 1963 में इस देश को आज़ादी मिली। बहुत ज़्यादा गरीबी थी और मात्र 35 साल के अंदर विश्व के सबसे अधिक अमीर देशों की श्रेणी में आ गया। और साल 2030 का अनुमान है दुनिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति इसी देश में होंगे। करोड़पतियों के बारे में बात करें तो अभी भी यह देश दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा करोड़पतियों वाला देश है। और सबसे मजे की बात है कि इस देश के पास ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ना ही सिंगापुर के पास सऊदी अरब की तरह तेल बेचने की कोई सुविधा है। तो फिर ये छोटा सा देश इतना अमीर कैसे बन गया? दोस्तों, सिंगापुर की बात करें तो भारत के दक्षिण पूर्वी की तरफ मलेशिया पड़ता है। उसके एकदम दक्षिण छोर पर पड़ता है सिंगापुर। छोटा सा द्वीप है, एरिया के हिसाब से दिल्ली का भी आधा है। दोस्तों, अगर गाड़ी से चलें तो आधे घंटे में हम इस पार से उस पार निकल जाएंगे। सिंगापुर का भारत से पुराना कनेक्शन भी है। ऐतिहासिक मलय दस्तावेजों के हिसाब से कलिंग के एक राजा हुआ करते थे, शूलन। उन्होंने दक्षिण भारत के एक राजा चूलन के साथ मिलकर चीन को जीतने का अभियान शुरू किया। दोनों मलय राज्य के एक द्वीप तक पहुंचे जिसे स्थानीय भाषा में टमासेक कहा जाता था। दोस्तों, चीन के राजा ने उन्हें रोकने के लिए एक चाल चली। उन्होंने द्वीप पर अपना एक गुप्तचर भेजा और उसके जरिए एक अफवाह फैला दी कि चीन वहां से काफी दूर है। ये सुनकर शूलन और उनकी सेना ने आगे का प्लान कैंसिल कर दिया। शूलन ने टेमासेक में ही एक राजकुमारी से शादी की और कुछ वक्त के लिए वहीं सेटल हो गए। उधर राजा चूलन की सेना भी लौट चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार ये राजा चूलन और कोई नहीं बल्कि चोल महाराज राजेंद्र चोल थे, जिनके नाम पर दक्षिण भारत में एक फिल्म पोन्नियिन सेल्वन नाम से रिलीज की गई है। कहानी के अनुसार सन 1299 में राजा शूलन के वंशज राजकुमार संग नीला उतामा टमासेक द्वीप पर पधारे थे और यहाँ उन्हें एक शेर दिखाई दिया। इसी कारण उन्होंने इस द्वीप का नाम सिंहपुर रख दिया और यही नाम आगे चलकर सिंगापुर में तब्दील हो गया। दोस्तों, बाकी एशिया की तरह सिंगापुर भी लंबे वक्त तक ब्रिटेन की कॉलोनी रहा और 11 अप्रैल 1959 को सिंगापुर को आजादी मिली। हालांकि इसके कई साल बाद भी विदेश नीति को ब्रिटेन ही कंट्रोल करता था और 1959 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। ली कुआन यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, ली कुआन यू के सामने कई चुनौतियां थी। देश की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खस्ता हाल थी। ब्रिटेन ने करीब 150 साल तक सिंगापुर को ट्रेड पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया। यहाँ से चाय, कपास और चीनी भारत से आते हुए सिंगापुर के रास्ते चीन को भेजी जाती थी। दोस्तों, इसके अलावा भारत से एक और चीज चीन भेजी जाती थी जो कि थी अफीम। अफीम की आमद होने से लोग अफीमची होने लगे, क्राइम बढ़ने लगा और जब ब्रिटेन को लगने लगा कि सिंगापुर से अब उन्हें फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होने लगा है तो वह अपना बोर या बिस्तरा लेकर वहां से निकल गए। दोस्तों, कुल मिलाकर हाल ये हुआ कि सिंगापुर गरीब, बहुत गरीब हो गया। साल 1959 में यहाँ की 80% जनता झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर थी। दोस्तों, इन लोगों को झुग्गियों से निकालने का एक ही तरीका था, अर्थव्यवस्था की बेहतरी। लेकिन ये होता कैसे? सिंगापुर के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं जिन्हें बेचकर वो अपनी इकोनॉमी चलाने लगते। ट्रेड से ही सारी कमाई होती थी। उसके लिए भी पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते होने की जरूरत थी। लेकिन पड़ोस में था मलय देश, जहां मलय वर्सेज बाहरी लोगों का मुद्दा जोर पकड़ा हुआ था। सिंगापुर में रहने वाले अधिकतर लोग चीन से आए थे जो मलय पार्टियों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। लिहाजा सिंगापुर बहुत मुश्किल में था। प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। 1963 में उन्होंने सिंगापुर का मलेशिया में विलय करा दिया। उन्हें लगा था कि इससे सिंगापुर की दिक्कतें हल हो जाएंगी,
लेकिन हुआ उल्टा। मलेशिया की सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिसमें मलय लोगों को पक्षपाती रूप से ज्यादा अधिकार दिए गए। सिंगापुर में चीनी लोग अधिक रहते थे, जिनको लेकर उन्हें डर था कि वो वक्त आने पर चीन की साइड ले लेंगे। बढ़ते बढ़ते दिक्कतें इतनी बढ़ गई कि मलेशिया ने 1965 में एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने खुद ही सिंगापुर से बोल दिया, तुम हमसे अलग हो जाओ। दोस्तों, ली कुआन यू को मलेशिया के इस कदम से जोरदार झटका लगा और एक टीवी इंटरव्यू के दौरान वो रोने लगे। सिंगापुर के 70% लोग गरीबी के नीचे रह रहे थे। देश के पास इस गरीबी से निकलने का न कोई जरिया था, न कोई मदद करने वाला था। फिर भी ली कुआन यू ने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटी सी शुरुआत की। दोस्तों, ली कुआन यू ने छोटे छोटे कैंपेन चलाए, अच्छी अंग्रेजी बोलें, घर साफ रखें जैसी छोटी छोटी मुहिम। चोरी चकारी, ड्रग्स के धंधे करने वाले लोगों को पकड़ के जेल में ठूसा जाने लगा। दोस्तों, ये सब करने के पीछे ली कुआन यू का यह तर्क था कि जब तक कानून का राज नहीं होगा, देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है। इस चक्कर में उन्होंने प्रेस की आजादी पर भी लगाम लगा दी और समय ऐसा आ चुका था जो भी सरकार के विपक्ष में बोलता था उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। दोस्तों, इस सब का अंजाम यह हुआ कि ली कुआन एक डिक्टेटर में तब्दील हो गए। देश में इलेक्शन तो होते थे लेकिन नाम के, हर एक बार सिर्फ एक ही पार्टी की जीत होती थी और वह थी ली कुआन की पीपल्स एक्शन पार्टी। जल्द ही उनका सिंगापुर पर एक छत्र राज हो गया। दोस्तों, ली कुआन का अंदाजा था कि जब तक देश आर्थिक प्रगति करेगा तब तक ज्यादा लोगों को अधिकारों की परवाह नहीं होगी। अपनी बात सिद्ध करने के लिए ली कुआन ने बहुत सारे काम किए। ली कुआन ने शुरुआत से सिंगापुर में उद्योगों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी, टैक्स दर न्यूनतम रखी, आसान दरों पर लोन मुहैया कराए, जिसके कारण बिजनेस खूब फले फूले। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिन्हें समाजवाद के साथ जोड़कर देखा जाता था। दोस्तों, 1966 में सरकार जमीन अधिग्रहण कानून लाई। जमीन खरीदकर उस पर सरकारी मकान बनवाए गए ताकि लोग सस्ती दरों पर अपना घर खरीद सकें। इसके लिए एक अलग स्कीम भी शुरू की गई ताकि लोग बचत करना शुरू करें। हर कर्मचारी की 25% तनख्वाह सरकारी सेविंग में डाली जाने लगी, जिसमें सरकार अपनी ओर से भी उतनी ही रकम जमा करती थी। और इस स्कीम के चलते सिंगापुर के 80% नागरिकों को अपना घर मिला और बचत के मामले में सिंगापुर दुनिया का अग्रणी देश बन गया। इसके बाद बारी आई बिजनेस की। कुआन ने बिजनेस की शर्तों में रियायत देकर फॉरेन कंपनीज को सिंगापुर आमंत्रित किया। ठीक इसी वक्त पर चीन में माओ द्वारा चलाई जा रही सांस्कृतिक क्रांति का फायदा सिंगापुर को मिला। निवेशकों ने हांगकांग और ताइवान से पैसा निकालकर सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। बाकी इलाकों से इन्वेस्टर्स का आना और बिजनेस समर्थक नीतियों के चलते महज 10 साल के अंदर सिंगापुर में बेरोजगारी दर लगभग 0 पर पहुंच गई। इस दौरान सिंगापुर ने 9% सालाना की दर से तरक्की की। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ली कुआन ने सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह काफी ऊंची कर रखी थी और सख्त कानून बनाए ताकि भ्रष्टाचार के लिए कम से कम इंसेंटिव मौजूद हों। दोस्तों, देश में धार्मिक और भाषाई समन्वय बनाने के लिए उन्होंने सरकार को सेकुलर रखा, लोगों को धर्म पालन की आजादी दी। मलय, मैंडरिन और तमिल जैसी सभी भाषाओं को राजकीय भाषा की संज्ञा दे दी गई और इनमें अंग्रेजी को भी जोड़ा गया ताकि सबके पास एक जैसी भाषा हो जिसमें सारे लोग संवाद कर सकें। इन तमाम कदमों ने सिंगापुर में शांति का माहौल बनाया। शांति से व्यापार को पनपने का मौका मिला और महज 3 दशक के अंदर सिंगापुर एक विकसित देश बन गया। दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या सिंगापुर में सब कुछ एकदम सटीक है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कुआन ली सिंगापुर के हीरो माने जाते हैं, लेकिन 2020 में उनके बेटे ने यह कहते हुए चुनाव में उतरने से इनकार कर दिया था कि सिंगापुर को एक और ली की जरूरत नहीं है। ली ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि कई सालों की आर्थिक प्रगति के बाद सिंगापुर की जनता को एहसास हुआ कि इस दौरान उन्होंने आजादी का एक हिस्सा गिरवी रख दिया था। इन सालों में कुआन ली ने प्रेस की आजादी का लगातार दमन किया। तानाशाहों की तरह उन्होंने अपने विरोधियों को चाहे मारा ना हो, लेकिन कानूनी पचड़े में फंसा के उन्हें दिवालिया होने के कगार पर जरूर पहुंचा दिया। लोकतंत्र की हालत ये रही कि दशकों तक सिंगापुर में सिर्फ एक पार्टी का राज रहा। दोस्तों, सिंगापुर में आज की डेट में हर 6 परिवारों में से एक परिवार करोड़पति है।
परंतु यहाँ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा शहर है और रोजाना कमाकर खाने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। लेबर कानून नदारद है, ऐसे में बहुत कम तनख्वाह पर मजदूरों को काम करना पड़ता है। लेबर यूनियन बनाने की परमिशन भी नहीं है, जिसकी वजह से मजदूरों का शोषण होता है। दोस्तों, इन सब चीजों से निपटने के लिए हाल ही में सिंगापुर की सरकार ने कई सोशल वेलफेयर स्कीम्स शुरू की हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें तो सिंगापुर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई अन्य देशों को भी अनुसरण करने लायक हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनका अनुसरण करना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें अपने देश में इसी तरह से सामंजस्य बिठा के अच्छी चीजों को अब्जॉर्व करके सिंगापुर की बुरी चीजों को निकालकर एक ऐसा मॉडल बनाना होगा जिससे समाज के सभी व्यक्तियों की उन्नति हो और उनके अधिकारों का भी संरक्षण किया जा सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।